मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहली क्लासेस में हम बात कर रहे थे जेड इफेक्ट की, और मैंने तुम्हें बता दिया था जेड इफेक्ट और सिग्मा की बातें कि जेड इफेक्ट किसको बोल रहे हैं या स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं। ठीक है, जेड इफेक्ट को दूसरे तरीके से अगर बोला जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी क्वेश्चन आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का तो सेम बात होती है, जेड इफेक्ट बोलो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो। ठीक, तो अभी तक तुम्हें फॉर्मूला पता हो जाना चाहिए कि जेड इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो जेड माइनस सिग्मा है। यहाँ पे जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा मतलब क्या है बेटा, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आती है। उसके बाद मैंने सिग्मा के बारे में बात करी थी कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है। सिग्मा के बारे में क्या बताया था तुम्हें मैंने, एक छोटी सी फॉर्मूले की बात करी थी अपन ने, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स -1। ये बेटा याद कर लेना इसको, क्योंकि एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से हमें सिग्मा मिल जाता है। ठीक है, और सिग्मा मिलने के बाद हम क्या निकाल लेते हैं इसका, जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, जेड माइनस सिग्मा। अब आज की क्लास केवल उसी स्टूडेंट के लिए है बेटा जिसको मैंने बोला था कि जो होमवर्क दिया था तुम्हें BCNOF, इन सभी के जेड इफेक्ट निकालने के लिए बोला था और सिग्मा निकालने के लिए बोला था। मैंने बोला था कि सिग्मा निकालना उसको बॉक्स के अंदर रखना और जेड इफेक्ट निकालना उसको बॉक्स के अंदर रखना है। ठीक है, देखो ये मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, BCNOF। ठीक है, इन सभी के जेड इफेक्ट निकालने थे। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है सबके सब, सभी एलिमेंट सेकंड पीरियड के हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब सेकंड पीरियड में आ रहे हैं। ठीक है, तो तुमने एक चीज़ तो पढ़ा होगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। अगर ना भी पढ़ा हो तो ध्यान से सुनो। इसका जेड इफेक्ट निकाला तुमने। ठीक है, सबसे पहले बोरॉन का सिग्मा निकाला, कितना आया 2.4। ठीक है, इसी का तुमने जेड इफेक्ट निकाला तो कितना आया 2.75। अप्रॉक्स ऐसा कुछ आ रहा होगा, समझ आती बात है, ऐसा कुछ निकला होगा तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद तुमने इसका निकाला होगा 2.7, ये आ रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, इस टाइप से कुछ निकल रहा होगा। इसका आया तुम्हारा, एक बार निकाल के देख लेना साइड में जो भी वैल्यूज हैं। जल्दी से बोरॉन का जेड इफेक्ट निकाल के देख लेना, एक बार ट्राई कर लो। एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी तुमने, जितने बच्चों ने निकाल रखा है उस सभी को अपने जेड इफेक्ट और सिग्मा में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी। ध्यान से एक बार वो देख लो। 2.4 और 2.6 है बेटा। ठीक है, ये वैल्यू निकल रही है तुम्हारी 2.6। ठीक है, उसके बाद 2.75 और इसका जेड इफेक्ट निकल रहा होगा 3.25, ये कार्बन का निकल रहा है। ये बात कर लेते हैं हम सिग्मा की। ठीक है, कितना है सिग्मा, अगर देखोगे तो यार है 2.4, और अगर इसकी जेड इफेक्ट की बात करेंगे तो यार है 2.6। ठीक है, कार्बन की अगर बात करेंगे कितना बोला मैंने 2.75 और 3.25, ये सभी का आ रहा है। फिर नाइट्रोजन का अगर देखोगे 3.1 के अप्रॉक्स कुछ आ रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर देखने जाओगे सिग्मा तो ये आ रहा होगा 3.1। ठीक है, और ये आ रहा होगा 3.9। ये सभी ने सॉल्व करे होंगे, देख लेना एक बार, सभी बच्चों ने सॉल्व कर रखे होंगे। ठीक है, देखो 2.4, 2.75, 3.1। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा निकल रहा होगा 3.45, यही है सभी का 4.55, 3.8 और 5.2। तो
तो ये वैल्यूज़ मैंने तुम्हें निकालने के लिए बोला था बेटा, ये तुम्हारा निकला है। ये जैसे बना रहा हूँ प्रॉपर चार्ट बना लेना इसका, एक बार बनाना पड़ेगा, दोबारा फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अब इसको ध्यान से देखो, इस चार्ट को देखो, सभी का ये सेम आना चाहिए। अगर कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं उनको देख लेना बेटा। बोरॉन का सिग्मा आ रहा है 2.4, ठीक है। कार्बन का सिग्मा आ रहा है 2.75, 3.1, 3.4 और 3.8। सॉरी, जेड इफेक्ट की बात करेंगे 2.6, 3.25, 3.9, 4.55 और 5.2, ठीक है। अब ये सभी एलिमेंट लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात थोड़ा समझना, मैंने क्या बोला था, जब जेड इफेक्ट बढ़ता है, जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ये बात बोल रहा था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली कि बेटा जब सिग्मा इंक्रीज होगा तो साइज एटम का इंक्रीज होगा, ये बात हमेशा याद रखना। आ जाओ, बोरॉन से कार्बन में जब हम लेफ्ट टू राइट 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बोरॉन से जब कार्बन की ओर मूव करें तो हमें पता चला बेटा कि सिग्मा इंक्रीज हुआ है। देखो ये सिग्मा यहाँ पे इंक्रीज हुआ, दिख रहा है? सिग्मा को अगर ध्यान से देखोगे तो सिग्मा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 3.35 का डिफरेंस है इनमें। देखो वापस से कार्बन से अगर नाइट्रोजन में जाओगे तो सिग्मा और इसमें सिग्मा में कितना डिफरेंस है? 0.35। वापस से यहाँ देखोगे तो कितना आ रहा है? 0.35। वापस से 0.35। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो जो सिग्मा है बेटा, जब वो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, एक एलिमेंट बढ़ रहा है, तो सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा है। कितना? 0.35। जेड इफेक्ट में देखो कितना हो रहा है? 0.65। वापस से तुम कार्बन से नाइट्रोजन में गए, कितना हो? 0.65। वापस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में गए 0.65। मतलब ये बात समझ आती है तुम्हें? जब भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मैंने सभी का सिग्मा और जेड इफेक्ट निकालने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि सिग्मा जेड इफेक्ट निकालना तो आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, तुमने रखा और फॉर्मूला निकाल के आगे। बट इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी? जिस बच्चे ने ये सॉल्व किया होगा उसी बच्चे को समझ आ रही होंगी बातें, अगर ये वैल्यूज़ की एग्जैक्ट आ रही हैं तो, ठीक है। बोरॉन से जब कार्बन में गए तो सिग्मा इंक्रीज हुआ, जेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ। सिग्मा कितना इंक्रीज हुआ? 0.35। जेड इफेक्ट कितना इंक्रीज हुआ? 0.65। कार्बन से नाइट्रोजन में गए, सिग्मा वापस से इंक्रीज करा 0.35, जेड इफेक्ट भी इंक्रीज करा 0.65। तो ऐसे सिग्मा में जो डिफरेंस है 0.35 का और जेड इफेक्ट में कितना? 0.65 का। अब तुम्हें इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें बस अगर बोरॉन का निकल गया तो बाकी सभी का निकाल सकते हो। सिग्मा अगर पूछ लिया कार्बन का तो बोरॉन का तुम्हें पता है 2.4 प्लस 3.35 इसमें ऐड कर लेना। तुमसे पूछ लिया ऑक्सीजन का बताओ, ठीक है, तो तुम्हें बोरॉन का पता है तो 0.35 ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का जाएगा, समझता है? वैसे जेड इफेक्ट की बात है, अगर तुम्हें बोरॉन का पता है 2.6 और पूछ लिया गया नाइट्रोजन का तो 0.35 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का आ जाएगा। समझ आ? 0.65 सॉरी। तो ये सिंपल से ट्रिक थी इसमें, अगर तुमने पूरा बनाया होता तो तुम्हें समझ आता। तो सिग्मा में जो डिफरेंस है 0.35 का है और जो जेड इफेक्ट में डिफरेंस है 0.65 का है, ठीक है। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम बोलते हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर मूव किया जाता है तो हम बोलते हैं कि जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा भी इंक्रीज हो रहा है। मैं डायरेक्ट किसकी बात कर रहा हूँ? जेड इफेक्ट की। मैंने सिग्मा बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिग्मा बेटा 0.35 इंक्रीज हो रहा है, जबकि जेड इफेक्ट कितना है? 0.65। तो जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम कंसिडर करते हैं, ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। इलेक्शन अगर तुम देखोगे ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कैंडिडेट 100 के 100% वोट ले आ जाता है, ठीक है। जिसके वोट परसेंट ज़्यादा रहते हैं वो जीत जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जेड इफेक्ट पे जो वोट परसेंटेज ज़्यादा है 0.65। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे कंसिडर करेंगे जेड इफेक्ट को। समझ आ रही बातें? अब देखो, अब मेन कहानी, इतना पढ़ने की जरूरत क्या है? हमने बोला जब भी हम लेफ्ट टू राइट की ओर मूव कर रहे हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है 2.6, 3.25, 3.9, 4.55, 5.2। तो जब भी जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ आ गया? लिंक कर लिया क्या बोल रहा हूँ मैं? जब भी जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा बी सी एन ओ एफ, इसकी बात कर रहे हैं, तो जब भी जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस क्या करेगी? डिक्रीज। इसका मतलब सबसे बड़ा बोरॉन, फिर कार्बन,
सबसे बड़ा बोरॉन, उससे छोटा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट है साइज में। समझ आई बात मैंने क्या बोला? अब ये बात क्लियर होगी कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना कि जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, और जब भी जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। ये बात याद रखो, ये पूरी कहानी से ही है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में हमारा जेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ और साइज हुआ डिक्रीज, ठीक है। लिख लेना है छोटा सा पॉइंट बना के। अभी पूरे फॉर्मूले, ये पूरी प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले करना, ये सब चीज़ें लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो वो लिखना, ठीक है। नोट्स तुम्हें मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, नोट्स के लिए परेशान नहीं होना। हो गया बेटा? याले क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा, ठीक है, हटा देता हूँ। अब देखो एक बार साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड थोड़ा गंदा हो चुका है, थोड़ा गंदा मतलब कुछ ज़्यादा ही गंदा हो चुका है, ठीक। देखो आप LIBECNOFNE, ये लेफ्ट टू राइट है। तो हम बोलेंगे जब भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा? जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये बात समझ आती है? जब भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। बस साइन ना लो, लिथियम बढ़ा फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए, ठीक है, समझ आती है? अब नियॉन अपनी फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर होता है। नियॉन, मैंने तुम्हें बोला था एक बार, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन। तो नियॉन अपनी फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर होता है। इसको डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट याद नहीं करना, अभी तो देख लो, इसको याद नहीं करना, इसके भी सेम पूरे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जैसे यहाँ पे हमने बोला। यहाँ ये बात समझ आ जानी चाहिए कि रेडियस डिक्रीज क्यों हो रही है। 10th में तुम पढ़ के आ रखे हो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, जो भी पढ़ के आ रखे हो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, इसलिए केवल चीज़ें रखनी नहीं, समझनी है, ठीक है। तो सेम चीज़ ये जो तुम्हारा आ रहा है, ये भी तुम्हें एटॉमिक रेडियस के अंदर इसका रीज़न बताया जाएगा। अभी सिंपल जो बात है, जनरल जो चीज़ें हैं, जो जनरल ट्रेंड कर रही है, वो क्या है कि जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा और इसके इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। क्लियर? ठीक है। पहला ये चीज़ तो लिखिए, ये पूरे वर्ड लिख लेना। व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट इंक्रीज, व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट Z effect increase and atomic radius decrease and atomic radius decrease। अब देखो बेटा, जो हमने सिग्मा निकाला था, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स -1 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। यही फॉर्मूला था जब हमने फॉर्मूले की बात करी थी, यही था। अच्छा, एक बार ध्यान से देखना है कौन से इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला गया था। एक बार सर्च करो इसको, थोड़ा 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो हमने निकाला किसके लिए था। समझ आए? नहीं है बेटा, ये सिग्मा हमने यूज़ किया था जब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन पी या एस में एंटर कर रहा था। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन था कहाँ था? या तो एस में था या तो पी में था। यही बात कर रहे थे, जब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन या तो एस के अंदर था या तो पी के अंदर था, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। जैसे देखो, अब मैंने बोला बोरॉन 1s2 2s2 2p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया, ठीक है। या लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी एस और पी के लिए जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब अब ध्यान से सुन लो, मैंने तुम्हें बताया था कल कि और फॉर्मूले भी आएंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये फॉर्मूला कंसिडर करते हैं एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब हम निकाल रहे होते हैं सिग्मा, ठीक है, इसके लिए निकाल रहे होते हैं। तो डी और एफ का अलग अलग होगा। तो ये था तुम्हारा एस का, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एस में,
तो इसका मतलब डी के लिए भी अलग होने वाला है, ठीक है। तो डी के लिए जो फॉर्मूला होगा बेटा वो सिंपल सा है, अगर तुम्हें ये याद है तो आगे याद ही हो जाएगा। डी के लिए निकालते हैं सिग्मा डी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, डी मतलब डी शेल, जो लास्ट डी शेल है उसके इलेक्ट्रॉन -1 इंटू 0.35 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, 0.35 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, इतनी सी बात है इसमें। निकाल लोगे, लिख लो, इसके यहाँ पे लिख लेना कहीं साइड में, सिग्मा किसके लिए है, डी के लिए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी में। अच्छा बेटा तुम्हें एक चीज़ तो क्लियर होगी ना, जेड इफेक्ट मतलब क्या है। जेड इफेक्ट मतलब समझ आ गया अच्छे से कि जो वैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, और बीच में कुछ पार्ट रिपेल कर रहा है, तो एक्चुअल चार्ज कितना लग रहा है, तो उसी को न्यूक्लियस का एक्चुअल कितना चार्ज लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट। फिर सिग्मा भी हमें समझ आ गया, ठीक है। जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या बोला, जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा के हमने 2 फॉर्मूले निकाल दिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी में प्रेजेंट होगा तो पहला आधा फॉर्मूला, और अगर डी में प्रेजेंट होगा तो ये, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट था स्लेटर जो साइंटिस्ट था बेटा, ये सिग्मा पूरा उसने निकाल रखा है, ठीक है। तो स्लेटर ने एक रूल दिया था, स्लेटर ने बोला जब भी हम सिग्मा निकालेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, स्लेटर ने बोला जब भी हम सिग्मा निकालेंगे किसी का, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, तो उस टाइम पे जितने भी ऑर्बिटल है उसको पहले सिस्टमैटिक अरेंज करेंगे शेल वाइज। कैसे अरेंज करेंगे, शेल वाइज, मतलब 1 वालों को एक साथ रखेंगे, 2 वालों को एक साथ रखेंगे, 3 वालों को एक साथ रखेंगे, 4 वालों को एक साथ रखेंगे। जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ रहेंगे, सेकंड के, थर्ड के। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हैं बेटा, तो उस टाइम पे हम n+l रूल फॉलो करते हैं, जहाँ पे s पहले आ जाता है, d बाद में आ जाता है, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग क्या, जब हम ये निकालेंगे सिग्मा, अपना सिग्मा निकालने से पहले हम क्या कर लेंगे, इनको सिस्टमैटिक अरेंज कर लेंगे शेल वाइज। कैसे, देखो क्या बोल रहा हूँ, अभी तक हमने छोटे छोटे का निकाला था, अब अगर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, सपोज ये कोई है, सही है, सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, एटॉमिक नंबर 21 का। तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर क्या बोल रहा है स्लेटर, कि हम इनको एक साथ रखेंगे, 1 वालों को एक साथ, 1s2, 2 वालों को एक साथ, 2s2 2p6, 3 वालों को एक साथ, मतलब ये और ये एक साथ रहेंगे। तो इसको आगे कर लेना, 3s2 3p6 3d1, और लास्ट में कौन आएगा, 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली लिखना है, ऐसा नहीं कि आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ कर दो। ये कहानी केवल किसके लिए है, स्लेटर्स रूल के लिए, सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए। ये कहानी केवल किसके लिए है, स्लेटर्स रूल बोला जाता है इसको, केवल सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए तुमने इन शेल्स को सिस्टमैटिक अरेंज कर लेना है नंबर ऑफ शेल वाइज, ठीक है। बाकी जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो सही लिखोगे, ठीक है। बट स्लेटर के अकॉर्डिंग ये गलत है, उसने क्या बोला, इनको शेल वाइज अरेंज करेंगे। सिंपल चीज़ें समझ आ गया होगा मुझे लगता है, ज़्यादा इसमें कोई भारी भरकम ऐसा कुछ नहीं। तो 1 को एक साथ रख लिया, 2 को एक साथ, 3 को एक साथ, 4 को एक साथ, ठीक है। अब तुमने निकालना है इसका सिग्मा, तो सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला, डी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में, 1 -1 इंटू 0.35 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये समझना है, ये कहता है, ठीक है बेटा, ये इसका न्यूक्लियस, ये हमने बोला 1s, ये 2s, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे s है, sp है, spd है और s है। अब अभी हमने किसका सिग्मा निकालना है बेटा, d का, मतलब इसका सिग्मा निकाल रहे हैं अभी हम, समझ रहे। तो जब ये न्यूक्लियस को अपने और अट्रैक्ट करेगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, समझ पा रहे।
जब न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर रिपेल करेंगे। और सेम टाइम पे बेटा जैसे ये दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बेटा तो इसमें 2 रिवर्सल काम करेंगे। एक तो ये पेनल्टीमेट का, ठीक है, ये तो रिपेल करेगा ही, प्लस ये दोनों भी जो सेम सेल के इलेक्ट्रॉन है बेटा ये भी इसको रिपेल करेगा। समझ पाए मैंने क्या बोला? कि जैसे मैंने न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, सॉरी न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है। उसी टाइम पे पेनल्टीमेट के अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, प्लस जो उसके शेल के इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपस में रिपेल करेंगे उसको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डी के इलेक्ट्रॉन्स को ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे बेटा, ये रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। 4s2 अब बाहर वाला शेल हो गया, हम किसका निकाल रहे हैं 3d का, तो 3d से पहले या 3d में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल करेंगे। मतलब इतनी बात तो हमें समझ आती है कि डी शेल के इलेक्ट्रॉन्स में हमने डी के इलेक्ट्रॉन रख देने, प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन में कौन से इलेक्ट्रॉन रखोगे, जो डी के लेफ्ट साइड आ रहे हैं, जो डी के क्या रहे हैं लेफ्ट साइड, राइट वाले को मत लेना, जैसे ही राइट लोगे आंसर गलत, जैसे ही राइट लोगे वैसे आंसर गलत। तो डी के लेफ्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, p6s2 p6s2 s2, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। समझ आती बात? जब भी रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन लोगे पहले सिस्टमैटिक अरेंज कर लेना है, उसके बाद जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी जिसका भी सिग्मा निकालना है उसके लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स तुमने कंसिडर करना है, ठीक है। क्लियर है बात? इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड बोला तो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और उसके अंदर वाले शेल के भी आ गए। जैसे मैंने बोला 3d का निकालना है, ठीक है, इमेजिन करना 3d शेल के इलेक्ट्रॉन्स का अगर तुम सिग्मा निकाल रहे हो तो सेम सेल का p भी आ गया, s भी आ गया, मतलब वो भी रिपेल कर रहे हैं, प्लस अंदर के रिपेल कर रहे हैं वो भी आ गया, ठीक है। क्लियर है बात? तो जब भी तुमने d का निकाला या किसी का भी निकालोगे तो उसके केवल लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को तुमने कंसिडर करना है, किसमें, रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन पे। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा कितना आएगा, 18.35, किसका आगे 21। क्लियर? फिर क्या निकाल लोगे इसका, z इफेक्ट निकाल लोगे, 21 माइनस 18.35 कर लोगे तो आ जाएगा z इफेक्ट। एक बार ठंडे दिमाग से वापस सुन लो, d का जो सिग्मा निकालने का फॉर्मूला है वो डी शेल के इलेक्ट्रॉन्स -1 इंटू 0.35 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्लेटर ये बोला गया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब प्रिंसिपल या शेल्स के अकॉर्डिंग। 1 वालों को एक साथ रखेंगे, 2 वालों को, 3 वालों को, 4 वालों को। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत करना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, जैसे लिखते हो भाई सब n+l वैसे ही लिखो, ठीक है। केवल स्लेटर के लिए हमें काम कर रहे हैं, ये करा। उसका जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक, जिसका भी सिग्मा निकालना है, जैसे यहाँ पे 3d का निकालना है तो यहाँ पे d-1 लिख लो। उसका रेस्ट ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे इसके लेफ्ट साइड में। क्लियर है? ये हो गया डी। और लास्ट बचा एफ का, तो एफ का कैसे निकालोगे, डी की जगह एफ लिख देना, बाकी फॉर्मूला सेम होगा। डी की जगह एफ लिख दोगे, बाकी फॉर्मूला सेम होगा। वापस से सुन लो, डी की जगह एफ लिख देना, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। ये देख लो बेटा एक बार, ये बोल रहा था ना, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सपोज 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बेटा तो धीरे धीरे अंदर की ओर आएगा, ये बात तो तुम्हें सभी को पता है, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे ही करेंगे, ये तो करेंगे ही रिपेल। सिग्मा किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे कितना इफेक्टिव चार्ज लग रहा है, ठीक है। ये तो रिपेल करेंगे ही, बट सेम टाइम पे सेम सेल के एलिमेंट्स भी, सॉरी सेम सेल के इलेक्ट्रॉन्स भी इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। जैसे किसका है, थर्ड शेल का है, हमने थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं सिग्मा, तो बाकी बचे हुए 2 भी इसको रिपेल करेंगे, वो भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन होगा और हम सिग्मा निकाल रहे हैं थर्ड शेल, तो फोर्थ सेल इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्लियर है बात? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट साइड वाले।
अब देखो, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम जेड इफेक्ट की बात करते हैं। जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मैंने बोला जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, बट टॉप टू बॉटम केस में ऐसा नहीं बोलता हूँ। एल आई एन ए के आर बी सी एस, ठीक है। तो आज तुम इनका जेड इफेक्ट निकालो, और आज क्लास में निकाल लेना, इसका टॉपिक खत्म है। आज ही क्लास में इसको निकाल लेना, उसका टॉपिक खत्म है। जहाँ पे कंफ्यूजन हो ना आप पूछ लेना। इनका जेड इफेक्ट निकालो, एल आई एन ए के आर बी सी एस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं जेड इफेक्ट को, ठीक है। हम बोलते हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होगा। बट बेटा जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बहुत से एलिमेंट्स का जेड इफेक्ट सेम आता है। क्या बोला मैंने? जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं या ग्रुप में ट्रेंड करते हैं तो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका जेड इफेक्ट सेम आता है। अब जेड इफेक्ट अगर सेम आ रहा है तो हम दो चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं सेम चीज़ से। समझ आया मैंने क्या बोला? जैसे मेरी या मेरी फ्रेंड की शक्ल एकदम सेम है और बाकी प्रॉपर्टी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल शक्ल सेम है, तो क्या हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं? या तुम लोग हमें पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। तो हमें किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ ये लड़ाकू है, वो तो सही बन रहा है, तो बिहेव से पहचान रहे हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जब टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो तुम्हें पता है कि इन एलिमेंट्स का, तुम्हें नहीं पता मतलब अभी, तुम्हें तब पता लगेगा जब सॉल्व कर लोगे। मुझे पता है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिसका जेड इफेक्ट सेम है। तो अगर जेड इफेक्ट सेम है तो हम उसका रेडियस कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं जेड इफेक्ट से, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर याद नहीं रखोगे तो केमिस्ट्री में पाप बोलते हैं उसको। जब भी टॉप टू बॉटम जाओगे तो जेड इफेक्ट का नाम कभी भी मत लेना। सिंपल, लेफ्ट टू राइट में जब भी मूव करते हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। ये लाइन बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करोगे जेड इफेक्ट बोलना है, केवल उसी के लिए हम जेड इफेक्ट यूज़ करते हैं। जब भी टॉप टू बॉटम जाएंगे जेड इफेक्ट का नाम ही नहीं लेना है। टॉप टू बॉटम में साइज कंपेयर करने के अगर तुमने जेड इफेक्ट बोला इसका मतलब तुम्हें कुछ आता नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप सॉल्व करोगे तो पता लगेगा बहुत से एलिमेंट का जेड इफेक्ट सेम आता है। तो फिर साइज कैसे कंपेयर करें? सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये है 1s2 2s2, ये है तुम्हारा लिथियम। दो, फिर आए भाई साहब सोडियम, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आए पोटेशियम, पता ही है एक और बड़ा बन जाएगा। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे और साइज क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। दिख रहा है ना, ये छोटा है ये बड़ा, सेम चीज़ है, दिख रहा है ना क्लियरली। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटम का साइज इंक्रीज होता है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट, ठीक है। और थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया आ गया होगा यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के बारे में। फर्दर पूरा टॉपिक इसके बाद एटॉमिक रेडियस का ही है, ठीक है। अलग अलग टाइप की रेडियस होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक बार इसको तरीके से देख लेना। इन सभी का जेड इफेक्ट निकाल के देख लेना आराम से बैठ के, कम से कम 3-4 एलिमेंट का देख लेना। दूसरी बात, एस और पी ब्लॉक नेक्स्ट क्लास आता है तो सभी को बाय हार्ट हो जानी चाहिए, एस और पी ब्लॉक, तभी रेडियस समझ आएगी, ठीक है। अब एक लास्ट में एक झाड़ू मार ले फटाफट से। जब भी हम सबसे पहले जेड इफेक्ट की बात करेंगे, जेड माइनस सिग्मा, जहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है, सिग्मा क्या है? स्ट्रेनिंग कांस्टेंट या शिल्डिंग कांस्टेंट, और जेड इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सेम सेल के इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल कर सकते हैं, हमने ये बात अभी देख ली है। तो जब भी हम एस और पी के लिए निकालेंगे सिग्मा तो अलग फॉर्मूला लगाएंगे, डी के लिए अलग और एफ के लिए अलग, ठीक है। ये बात हमें समझ आती है। उसके बाद हमने बात करी कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमने देखा कि जेड इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है 0.65 यूनिट भी याद मत रखो, जेड इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम जाने में मैंने देखा, तुम भी देखोगे, टॉप टू बॉटम जाने में जेड इफेक्ट क्या कर रहा है बेटा? बहुत से एलिमेंट्स का सेम है, तो इसलिए हम जेड इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नंबर ऑफ शेल्स की। तो टॉप टू बॉटम जाने में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, ठीक है। अब कहाँ पे रेडियस में एक्सेप्शन आते हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम पूरी रेडियस पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उससे पहले मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूँ, क्लास के पहले ही बता देता हूँ कि नोट्स नहीं बनाने में तुम्हें खुद प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे नोट करो उसको सिस्टमेटिक नोट कर लिया करो, ठीक है। तो आज ये करने और आज के आज प्लीज़ ये रिक्वेस्टिंग मोड में बोल रहा हूँ कि आज के आज इसको सॉल्व करने के बाद मुझे दे देना, ठीक है। सिस्टमेटिक अरेंज करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जैसे यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम होगी जब बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 1 वालों को एक साथ, 2 वालों को एक साथ, 3 वालों को एक साथ, 4 3 5 पूरे फैमिली मेम्बर्स को एक साथ रखना। उसके बाद सिग्मा निकालना स्टार्ट करना।
तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो बाय।